हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस रिवीजन गुरु 07 चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं रोहित कुमार आप सब लोगों के बीच लेकर के आ रहा हूँ क्लास 9th का ज्योग्राफी का डिटेल डिस्कशन। क्या लेके आ रहा हूँ? ज्योग्राफी का डिटेल डिस्कशन। ज्योग्राफी यानी भूगोल। ज्योग्राफी का डिटेल डिस्कशन मैं लेके आ रहा हूँ 9th क्लास का। तो हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार। क्या है? स्थिति एवं विस्तार। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को भारत का मैप बनाने मैं सिखाता हूँ। भारत का मैप बनाने आप सब लोगों को आता है? और जिसे नहीं आता है तो वो देखेंगे और सीखेंगे कि भारत का मैप पहले कैसे बनेगा। और भारत के मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूँगा ज्योग्राफी किस तरीके से हम बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए पहला चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं 9th क्लास में। आइए देखते हैं। तो ये आपका जो है भारत का मैप है। क्या है? भारत का मैप। भारत का मैप। आशा करता हूँ कि भारत का मैप थोड़ा ठीक बना है, अच्छा बना है, मिला जुला के ठीक ठाक है। बहुत ख़राब भी नहीं कर सकते हैं, है ना। थोड़ा ड्राइंग मेरा ख़राब है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक ठाक है ना। समझने के लिए काफ़ी है आपको। ओके, चलिए मिला जुला के ठीक ठाक है। तो भारत का मैप में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसमें जो है ना इसके भौतिक विभाजन वगैरह के बारे में बताता हूं। सबसे पहले इसमें आपको दिया है इसका लोकेशन वगैरह के बारे में आपको पता चलना चाहिए। तो भारत के मैप में मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ। बता सकते हैं कि पड़ोसी देश, इसमें भारत के मैप में सबसे पहला चीज़ है पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कौन कौन से हमारे भारत से जो जुड़े हुए हैं, है ना। तो पड़ोसी देश की बात करें तो सबसे पहला आप जानते हैं यहाँ पर हमारा जो है एक देश आता है, वो नेपाल। कौन सा है? नेपाल। यहाँ पर नेपाल आता है। और जस्ट नेपाल के ऊपर में आपको चीन आता है। कौन आता है? चीन है, जो भारत से सटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ये भूटान है। यहाँ पे कौन सा देश आता है? एक भूटान देश आता है। और इधर आओगे तो इधर आपको म्यांमार मिलेगा। क्या मिलेगा? म्यांमार देश इधर मिलेंगे आपको। और यहाँ पे नीचे में आपको बांग्लादेश मिलेगा। बांग्लादेश इनसे सटा हुआ है भारत में, है ना, बांग्लादेश। और यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे श्रीलंका मिलेगा। क्या मिलेगा? श्रीलंका। ये आपका श्रीलंका है। यह भी कह सकते हैं कि भारत का पड़ोसी देश में आता है। इसके अलावा इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा मालदीव मिलेगा। ये द्वीप है, मालदीव, है ना। क्या मिलेगा आपको? मालदीव। इसके अलावा आपको जो है ना यहाँ पे दो देश देखने को मिलेंगे। एक देश आपका आ जाएगा पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान आपको यहाँ पे मिलेंगे। और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर जो है इधर आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा बाउंड्री लगता है आपको। किसका? अफगानिस्तान का। किसका? अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान का थोड़ा सा यहाँ पे लगभग 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। बाकी सबसे जो है ना बहुत ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। अगर बात करें तो भारत से सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लग रहा है? सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला जो है ना बांग्लादेश आपका। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आप नेपाल और चीन, ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है भारत। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आपको कितने देश इसमें है जो कि भारत के पड़ोसी देश में आएंगे। वो आपको अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव से। ये जो है टोटल कितने देश हो गए? काउंटिंग के करके बताइए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 देश, लगभग 9 देश, है ना। तो ये सारे देश हैं। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारत से सटे हुए कितने देश हैं, तो आप देख सकते हैं ये दोनों देश भारत से सटा हुआ नहीं है, बाकी ये सभी देश भारत से सटे हुए हैं, है ना। तो इसलिए ये कह सकते हैं स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। स्थलीय सीमा साझा करने का मतलब है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना। भारत की ज़मीन से जुड़ा हुआ देश जो है ये सभी है, ये ज़मीन से सटा हुआ देश है ये सारे, है ना। लेकिन ये दोनों ज़मीन से सटा हुआ नहीं बल्कि समुद्री सीमा साझा कर रहा है। समुद्र में जितना भी एरिया होता है ना उस एरिया के अंदर में ये भी आता है, ठीक है। तो ये समुद्री सीमा साझा करने वाला दो देश है, मालदीव और श्रीलंका। जबकि ज़मीन से जुड़ा हुआ है टोटल कितने देश? 7 देश, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ इसमें पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें, क्या क्या पॉइंट्स है। कहता हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता एवं अनेक सांस्कृतिक विविधताओं का अलंकृत किया गया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। मैं एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ और लाइन बाय लाइन पढ़ करके किताब पढ़ने में जो मज़ा है ना वो तोड़ तोड़ के पढ़ने में मज़ा नहीं। तो कोशिश करूँगा लाइन बाय लाइन और उसको डिफाइन करके पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो हर एक पॉइंट आपको बारीकी समझ में आएगा, ठीक है। एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। क्लियर है? तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं।
तो आप सभी लोगों को अगर भारत में स्थिति बता दें बिहार, तो हमारा बिहार कहाँ है? तो बिहार जो है नेपाल से सटता हुआ यहाँ पे एक राज्य है बिहार। कौन सा है? बिहार। बिहार राज्य है ना। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ बना है, लेकिन जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मान लीजिए ये बिहार है। क्या है? यहाँ पे अपना बिहार आता है ना। तो बिहार कह रहा है कि इसमें जो बिहार स्थित वैशाली है, वैशाली बिहार में एक जिला था वैशाली, विश्व का सबसे पहला गणराज्य है। पूरे संसार में सबसे पहला गणराज्य कौन है? वैशाली, जो विश्व का सबसे पहला गणराज्य था पूरे संसार का। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत का विश्व के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर है। पता है आपको? भारत के नाम पर एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। ये इधर आपको जो है ना इधर दक्षिण में पड़ता है भारत का। किधर? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? कोई आपसे पूछ दे कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, आप बोलेंगे हिंद महासागर। कौन सा? इसके अलावा एक खाड़ी है, इधर खाड़ी है, इधर आपको जो है ना एक खाड़ी पड़ती है, उस खाड़ी का नाम बताएंगे आप? बंगाल खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? इधर बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ इसमें आकर के गिरती है। क्यों साउंड आ रहा है आप लोग का? काफ़ी सारी नदियाँ आकर के, क्योंकि ढाल इधर का है तो इधर बहुत सारी नदियाँ आकर गिरती है। गंगा नदी भी बंगाल खाड़ी में गिरती है। पूछा जाए गंगा नदी किधर गिरती है? बंगाल खाड़ी में। गोदावरी नदी बंगाल खाड़ी में। नर्मदा नदी अरब सागर में, वो इधर घूमती है ना। तो इधर आपको अरब सागर, इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। यानी अरब सागर में आपको नर्मदा नदी गिरती है। याद रहेगा आप लोग को? अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है, जबकि आपको बंगाल खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ बंगाल खाड़ी में, यानी ज़्यादातर नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती है। कुछ ही नदियाँ जो आपको अरब सागर में गिरती है, ठीक है। उसमें कुछ ही, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ये सब की नदियाँ। इसमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, सारी नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती है। लगभग 90% नदियाँ तो बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो एकमात्र मतलब भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पे एक महासागर रखा गया जिसका नाम है हिंद महासागर। और हिंद से ही बनता था हिंदुस्तान। हिंद से क्या है? हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया हिंद महासागर, जो भारत का ही एकमात्र भारत के नाम पे रखा गया। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत का सबसे सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। मतलब भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है यह भारत के विकास में एक बाधक सिद्ध हो रही है। आपको पता होना चाहिए भारत की आबादी अभी जो है इतनी ज़्यादा आबादी भारत की हो गई है कि वो चाइना को पीछे छोड़ दिया। क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है? ये कह सकते हैं भारत के लिए एक समस्या वाली बात है। ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है भारत के लिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना है ना, ये बहुत अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा कि जितनी भी जनसंख्या है उनके लिए तो खाने पीने हर चीज़ की तो अरेंजमेंट चाहिए, उनके लिए कपड़े लत्ते, शिक्षा से लेकर के हर चीज़ का व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यानी कि जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो उनके लिए सारा मैनेजमेंट, सारा व्यवस्था चाहिए। पहले जितनी खेती होती थी उनसे खेती को डबल करना होगा, दुगुना करना होगा। इसलिए देख रहे हैं कि खेती होती में अलग अलग क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, और बहुत सारी इसमें जो है ना धांधली वगैरह भी हो रही है और गलत तरीके से खेती हो रही है, ताकि ज़्यादा अनाज हो, ज़्यादा अनाज के लिए, ज़्यादा बढ़िया फल के लिए बहुत सारे इसमें क्या क्या जा रहा है, मिलावट वगैरह हो रही है, बहुत सारी समस्या पैदा हो रही है, अब बहुत सारी बीमारियां फैल रही। तो जनसंख्या बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती है भारत में, और इसे जो है ना रोकने हेतु सरकार बहुत काम कर रहे हैं, मगर प्रयास बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया है। लेकिन इसका बस एकमात्र एक ही उपाय है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, वो है शिक्षा। अगर हर लोगों तक शिक्षा पहुँच जाए तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे इस चीज़ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, और बहुत लोग जो शिक्षित हैं वो समझ रहे हैं, और धीरे धीरे भारत में भी इस चीज़ की सुधार हो रही है। लेकिन चाइना तो बिल्कुल अलग ही रूल अपनाता है, तो उस रूल से भारत चलेंगे तो भारत में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, अभी चाइना से भी आगे हो चुकी है, जबकि भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल चाइना का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ज़मीन की दृष्टि से भारत में ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा ज़मीन है कह सकते हैं, या ज़्यादा क्षेत्रफल है, ज़्यादा वहाँ पे आदमी और भी ज़्यादा आ सकता है। तो पहले तो आप कह सकते हैं पहले चाइना बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था, अब जो है भारत बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कहलाया जा रहा है ना। तो पूरे विश्व में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, ज़मीन की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पे? ज़मीन की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले नंबर पर आता है कि नहीं। अगर पहले नंबर पर आना था तो इसको जो है ना ज़मीन भी होना चाहिए पहले नंबर पर, तब ना होता काम, ठीक है। चलिए, तो ये एक समस्या, बढ़ती समस्या है। भारत एक विशाल देश है, भारत कैसा देश है? विशाल देश है। और भारत में जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण भी है कि भारत जो है ना ज़्यादा कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे अनाज वगैरह मतलब पर्याप्त मात्रा में उगते हैं, है ना। तो यहाँ खेती ज़्यादा उपजाऊ है, ज़मीन वगैरह ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए खेती बाड़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ के लोग कभी जल्दी जो है ना ये अनाज वगैरह के चलते में जब ये खेती बाड़ी होती है तो वो भूखे जल्दी नहीं मर सकते, क्योंकि हर जगह हर खेत खलिहान में ज़्यादातर फसलें अच्छी उगती है ना। और यहाँ की फसलें बहुत सारे देशों विदेशों में ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका मुख्य भूभाग जो है ज़मीन, इसका मुख्य भूभाग की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक उत्तर अक्षांश है इनका।
तो यानी कि आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। यदि हम भारत के द्वीपों की बात करें तो आपको पता है कि भारत में 2 द्वीप है। भारत के कितने द्वीप हैं? कौन कौन से? एक आपको बंगाल खाड़ी में नज़र आएगा, एक द्वीप आपको बंगाल खाड़ी में नज़र आएगा। बता सकते हैं कौन सा द्वीप बंगाल खाड़ी में नज़र आएगा? बंगाल खाड़ी में जो द्वीप नज़र आते हैं उसे कौन सा कहते हैं? इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप। ये आपको जो है ना, ये भारत का है। ये किसका है? ये भारत का ये है। इसके अलावा आप इधर आएंगे तो अरब सागर में आपको मिलेगा लक्षद्वीप। क्या मिलेगा? लक्षद्वीप है यहाँ पे आपको, है ना। ये मालदीव से थोड़ा सा ऊपर लक्षद्वीप है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका? लक्षद्वीप। क्या है? तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोनों जो है ना भारत के द्वीप हैं। क्या है? भारत के द्वीप। मतलब कि द्वीप उनको बोलते हैं जो कि नदी के, ये नदी कहते हैं, समुद्र के बीच में पाया जाता है। जो समुद्र के बीच में कोई ज़मीन का उठा हुआ भाग होता है ना, उसे आप द्वीप कह सकते हैं। तो यह जो है परवाल भित्तियों से बना हुआ है। कैसा, किससे बना हुआ है? परवाल भित्तियों से। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यह आपको आपका ये पहाड़ का टीला है, कह सकते हैं पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है। यह जो है ना, यही पहाड़ का वो भाग है जो कि यहाँ से ऐसे करके फैला हुआ ये ऊपर गया है। ये पहाड़ का नीचे वाला भाग है, कह सकते हैं इसमें, सॉरी, पहाड़ का ऊपर वाला भाग जो कि समुद्र के अंदर है। क्या है? समुद्र के अंदर है। और पहाड़ का जो ऊंचाई है, ऊपर वाला टीला, वो है। तो ये पहाड़ का नीचे वाला यानी ऊपर वाला जो स्थान है वो आपको यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और ये जो है यही पहाड़ म्यांमार में भी है, इसी यही पहाड़ आपको नेपाल में भी है, और इसी से होते हुए ये माउंट एवरेस्ट वगैरह इसी का पहाड़ का हिस्सा है, ठीक है। तो ये ऊपर तक जाता है। उसके अलावा यहाँ लक्षद्वीप है जो परवाल भित्तियों से बना है। पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किससे बना है? परवाल भित्तियों से। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका बना है? पहाड़ों का ये टीला है। पहाड़ों का नीचे से अगर आप जाएंगे तो पहाड़ है नीचे में। क्या है? पहाड़। पहाड़ का ऊपरी छोर है। आप समुद्र में पहाड़ समझ लो, डूबा हुआ पहाड़ समुद्र में, समुद्र का ऊपरी हिस्सा आपको ऊपर है। तो वही यहाँ पे इंसान बसते हैं। ऊपर में क्या हो रहा है? इंसान बस रहे हैं। पहाड़ पे इंसान बसता है कि नहीं बसता है? बहुत जगह होता है, बस सकता है कि बिल्कुल बस सकते हैं। तो भारत का जो है दक्षिण में विस्तार बात करें तो दक्षिण में यहाँ पे जो है ना सबसे नज़दीक, यहाँ पे इस सबसे दक्षिणतम भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। वैसे 2004 में एक सुनामी आया था, माना जाता है कि उस सुनामी में यह जो है ना डूब गया। सुनामी में कैसे लंबे देंगे? जी आइए थोड़ा सा वीडियो में आप भी आ जाइए। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे लास्ट में जो है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। तो ये जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। और यह इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि 2004 के सुनामी में यह तबाह हो गया था, यानी डूब गया था। फिर जो है उड़ गया। फिर क्या हो गया? यह उड़। तो दक्षिण में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यहाँ से कहाँ पे? यहाँ पे आपको 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से क्या होता है? ये शुरू होता है, इसका जो है विस्तार शुरू होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। अब ये तो रेखा अलग है, लेकिन भारत में कर्क रेखा गुजरती है, पता है आपको? ये भारत में एक कर्क रेखा गुजरती है। सॉरी, ये कर्क रेखा कुछ ऊपर, बिहार के ऊपर क्या चल गया भाई? बिहार के नीचे से जा रहा है वो कर्क रेखा। बिहार कंट्रोल इन्हें कर दो। बिहार के नीचे से गुजरती है कर्क रेखा, है ना। तो ये भारत का क्या है? ये कर्क रेखा। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा की लंबाई है 23.5 डिग्री, मतलब सॉरी 23.5 डिग्री इसको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है कर्क रेखा को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा को। मेरे ख्याल से ये पूरा खिचड़ी पक गया है, तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा करके थोड़ा सा और फ्रेश करके आपको लेके बताते हैं, है ना। तब तक के लिए वीडियो पॉज कीजिए। इसके बाद याद रखना कि भारत का जो है ना, ये क्या हमारा भारत है। भारत का आपको विस्तार पूछा जाता है। भारत का विस्तार तो आप सभी समझ गए यहाँ से, है ना। इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। और भारत की लंबाई और चौड़ाई भी पूछा जाता है। अगर भारत की लंबाई बोले तो यहाँ गुजरात के गोरमोती से स्टार्ट होता है भारत की लंबाई, और ये अरुणाचल प्रदेश के, भारत के गोरमोती से स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश के वालांगू तक इनकी जो लंबाई है, मतलब ये जो चौड़ाई है, ये क्या है? चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई आपको जम्मू कश्मीर से के श्रीनगर से स्टार्ट होता है, और ये कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई जो है आपको 3214 किलोमीटर। कितना है? ये किलोमीटर में है। इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर,
क्लियर है? यानी लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। याद रहेगा आपको? तो ऊपर से नीचे वाले को हम लंबाई बोलेंगे और इधर से इधर वाले को क्या बोलेंगे? चौड़ाई। आइए इसमें देखते हैं। उसके बाद बोला गया है आपको, ये जो बुक है, बुक 2011 की जनगणना के अनुसार छपी है, 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें छपी है और उसका ही डाटा इसमें डाला हुआ है। तो अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना था? तो कुछ पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल कितना था? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है, मतलब किलोमीटर है आपको भारत का क्षेत्रफल। ठीक है। इसके अलावा यह पूरे विश्व का 2.4% है। मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना? 2.4% है। यह जो है पूरे विश्व का जनसंख्या का 2.4% है। और भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। और बात करें तो इनसे छोटे कितने देश हैं? 6 देश। इनसे बड़े कितने देश हैं? 6 देश हैं। मतलब भारत से बड़े कुल 6 देश हैं। तो कह सकते हैं उनका अगर नाम बोले तो भारत से बड़े देशों का नाम, भारत से बड़े 6 देशों का नाम, 6 देशों का नाम। तो भारत से बड़े 6 देशों का नाम आपको लिखना है। सबसे पहला आएगा इसमें आपको रूस। सबसे बड़ा देश पता है आपको? रूस होता है। सबसे बड़ा देश रूस है क्योंकि उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इसके बाद कनाडा। ऊपर से रूस इतना बड़ा क्षेत्रफल लिए घूम रहा है, ऊपर से जो है यूक्रेन पे हमला कर रहा है बेचारा। यूक्रेन वाले को तो दिया है पूरा एकदम तपरखन्ना करके। इसके बाद है यूएसए। कनाडा के बाद आपको आएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद आपको आता है चीन भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है, देखिए। इसके बाद आपको है ब्राज़ील के बाद जो आपको आएगा वो ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया। तो यानी 6 जो है ये देश हैं जो भारत से बड़े हैं। अब 6 देश भारत से बड़े हैं, तब जो है भारत में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? तो भारत में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो भारत में। कहीं न कहीं ये एक समस्या वाली बात है ना, चिंता वाली बात है। तो भारत आप देखिए रूस में उतनी आबादी नहीं है जितना कि आपको भारत में है, ना ही कनाडा, यूएसए, इस सब में आबादी जो है ना कम है। चीन में सबसे पहला देश था सबसे जनसंख्या की दृष्टि से चीन। अब चीन भी बहुत कम हो गया, वहाँ भी बहुत सारे रूल रेगुलेशंस आ गए जिसकी वजह से वहाँ जनसंख्या में काफ़ी नियंत्रण किया जाए, जबकि भारत जनसंख्या के मामले में आगे बढ़ रहा है। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत की स्थलीय सीमा। भारत अगर बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा जो स्टार्ट होती है आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। भारत की स्थलीय सीमा, भारत का जो जमीन से जुड़ा हुआ सीमा है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। और ये जो है आपका लगभग म्यांमार तक आकर ख़त्म होता है ना, ये स्थलीय सीमा। इधर से भी कह सकते हैं कि ये स्थलीय सीमा, मतलब इधर लग रहा है आपको सबसे ज़्यादा। तो ज़मीन से जुड़ा हुआ सीमा जो है स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, और भारत का जो है ये जलीय सीमा कितनी है ना। तो ये पूछा गया, इसमें दिया हुआ है कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है। भारत एक अत्यंत विशाल देश है, इसकी स्थल सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की दोगुनी है। मतलब कि समुद्र से जितना भारत का भूभाग लगता है, इससे दोगुना जो है ना ज़मीन से लगा हुआ भाग है भारत का, है ना। तो स्थल सीमा है भारत में, 2 सीमा है। कौन सा सीमा? एक स्थल सीमा, स्थल सीमा, एक है समुद्री सीमा या फिर जल सीमा भी कह सकते हैं उसको। समुद्री सीमा 2 सीमा है। तो अगर हम बात करें इसकी सीमा 1 है तो इसका दोगुना है, मतलब इसका सीमा अगर 2 है तो इसकी सीमा कितनी हो जाएगी? 2 गुना 4 है ना इसकी सीमा। अगर आपको इस टाइप से, यानी कहीं ना कहीं समुद्र की सीमा से यह दोगुनी है। कितनी है? 2 गुनी है यह सीमा, ठीक है, स्थल सीमा। तो बात करते हैं स्थल सीमा कितनी है। तो अगर स्थल सीमा की कुल लंबाई बात करें कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200
200 किलोमीटर आपके अकॉर्डिंग टू द बुक, है ना, बुक के अनुसार। और बात करें तो तटीय सीमा रेखा, ये अस्थल सीमा हो गया, और तटीय सीमा रेखा जो समुद्री तट से जुड़ा हुआ। तटीय सीमा रेखा कितनी है, तो समुद्री सीमा रेखा इसकी आधा है। तटीय सीमा रेखा आपको 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर, जबकि अस्थल सीमा रेखा 15200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सोच सकते हैं कि इसका लगभग 2 गुना है वो, है कि नहीं। अगर भारतीय द्वीपों को तटीय सीमा रेखा में शामिल कर दें, अगर भारत के द्वीप को, मान लो कि यहाँ पे आपको जो है ना ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल करेंगे, तब तटीय सीमा रेखा की लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। द्वीप शामिल करते हैं, द्वीप शामिल करने पर इसकी सीमा रेखा की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपको कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 7516.6 किलोमीटर, जब इसमें द्वीप शामिल कर देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो आप देख सकते हैं भारत का आकार जो है ना, इसका आकार, भारत का आकार कैसा है, अगर पूछा जाए आपको कि भारत का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा है भारत का आकार, कैसा है, त्रिभुजाकार, ठीक है। भारत का आकार त्रिभुजाकार, और ऊपर में इसका जो है उत्तरी भाग, भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी है। तो भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है, जबकि निचला भाग धीरे धीरे पतला हो गया। निचला वाला भाग, निचला भाग पतला होता गया है। तो भारत का जो आकार है वो कैसा, त्रिभुजाकार है, और भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है, जबकि उसका निचला भाग पतला होता गया है ना। तो दक्षिण की ओर वो पतला होता गया। सबसे अंतिम में अगर बात करें, सबसे अंतिम में, अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि का अंतरिप रूप में ले लिया है, और इसे कुमारी अंतरिप कहा जाता है। भारत देखेंगे ऊपर से चौड़ा है, और नीचे आते आते कितना पतला हो गया, ये आते आते पतला हो गया। और यहाँ पे जो आया सबसे अंतरिम, यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी का अंतरिप रूप है, कन्याकुमारी अंतरिप, कन्याकुमारी अंतरिप, यानी यह रूप जो है अंतरिप ले लिया। क्या ले लिया है, अंतरिप रूप। इस प्रकार अगर बात करें तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर जो आपको ये पश्चिम वाला एरिया, इधर भी समुद्र से घिरा हुआ, इधर भी समुद्र से घिरा हुआ, और नीचे भी समुद्र से घिरा हुआ। इसका मतलब भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को बोला जाता है भारतीय प्रायद्वीप। भारत का जो निचला हिस्सा है ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो पूछा जाता है अगर प्रायद्वीपीय भारत, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी भाग भारत का क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत, अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत इसे क्यों कहा जाता है, तो रीजन आप देंगे क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्लियर है। तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर बात करें तो इसके पूरब में कौन सा खाड़ी है, पूरब में अरब सागर है, सॉरी पूरब में बंगाल खाड़ी है, अरब, और पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा महासागर, हिंद महासागर है ना। ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान होते हैं, 30 डिग्री पर लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर उत्तर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशांतरीय दूरी जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। आपको पता होना चाहिए, यह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे गुजरात। अगर इन दोनों जगहों के बीच अंतर की बात करें तो 2 घंटे का अंतर होता है। कितना, 2 घंटे का अंतर होता है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सो रहा है, और कोई व्यक्ति आपका गुजरात के यहाँ पे सो रहा है ना, तो इन दोनों के समय में कितने घंटे का अंतर होगा, 2 घंटे। अगर यहाँ सूर्योदय आपको 6 बजे हुआ है, कितने बजे, तो यहाँ सूर्योदय कितने बजे होगा, 8 बजे सूर्योदय होगा। यहाँ पे 8 बजे सूर्य उगेगा, है कि नहीं, यहाँ 6 बजे उग रहा है। तो मतलब कि 2 घंटे का अंतर हो रहा है। कितना, ऐसा कारण, इस ऐसा किस लिए, क्योंकि हर जगह समय के जोन में क्या होता है, अंतर होता है, टाइम जोन में अंतर होता है। जो समय निर्धारित किया गया उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, ये अंतर होता है। आप सूर्य कहीं पे यहाँ पे दिख रहा है सुबह सवेरे 6 बजे, यहाँ दिखेगा आपको 8 बजे, स्वाभाविक है। उसी तरह आप जाएंगे दिल्ली वगैरह तो उसमें आपको जो है ना काफ़ी लेट से वहाँ पे अंधेरा होता है, मतलब 7-8 बजे लगभग अंधेरा होता है ना। तो लोग लेट से उठते भी हैं। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो कच्छ में अंधेरा रहता है, यही बात बोला गया यहाँ पे। वहाँ 2 घंटे का बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। कितने डिग्री,
30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, याद रखें। 15 डिग्री देशांतरीय विस्तार मतलब 1 घंटा। 15 डिग्री का अंतर होगा तो 1 आवर होगा, और 30 डिग्री का अंतर है तो वो 2 घंटे को प्रदर्शित करेगा, 2 घंटे का डिफरेंस होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए 2 घंटे का अंतर होता है। और भारत का मानक समय बोले तो भारत का मानक समय कौन सा है? तो भारत का मानक समय आपको यहाँ इलाहाबाद है, ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद शहर है, यहाँ पे इलाहाबाद के नैनी से भारत का मानक समय लिया गया, भारत का मानक समय। और यहीं से पूरे भारत में समय निर्धारित होता है कि कहाँ पे कितना बजना है ना। समय का मेन जो है ना, मेन टाइम जोन यही है, ताकि पूरे भारत में एक समय टाइम जोन रह पाए, इसलिए जो है ना इलाहाबाद के नैनी से एक समय रेखा लिया गया, भारत का मानक समय रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और ये 4 राज्यों से गुजरता है। मानक मध्याह्न, इसको भारत मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं, और इसका जो है यानी 82.5 डिग्री मानक मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस नाम से जानते हैं? 82.5 डिग्री मानक मध्याह्न रेखा, 82.5 डिग्री मानक मध्याह्न रेखा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। यह देश के बीचों बीच से गुजरती है और 30 डिग्री गुणांक हो ताकि 7.5 डिग्री का गुणांक हो ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच के 30 मिनट का समयांतर हो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो कर्क रेखा है ये भारत को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। 2 भागों में भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है और 2 भागों में बांटती है, एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध। मतलब भारत का उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और ये कर्क रेखा इनको 2 भागों में बांटती है। और यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड के रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से गुजरती है। हमारे पड़ोसी राज्य है कौन सा? झारखंड। तो बिहार के यहाँ पे बिहार है, बिहार के जस्ट नीचे आपको झारखंड, बिहार के जस्ट नीचे कौन है? झारखंड। झारखंड से होकर के आपको कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद यहाँ पे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, यहाँ से भी होकर गुजरती है ना। और आगे जाओगे त्रिपुरा वगैरह से भी गुजरती है। तो आइए अब हमें देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणाम तो यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य की गर्मी आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला एरिया, किसमें? कश्मीर में आपको ज़्यादातर गर्मी देखने को, ठंडी देखने को मिलेगा, ज़्यादातर बर्फ से ढका हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की गर्मी कम पड़ती है। और यहाँ आएंगे तो आपको 12 मास पंखा चलता हुआ दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इधर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बीच वाले लोग को गर्मी और ठंडी दोनों का जो है ना मज़ा मिलता रहता है, बीच वाले लोग को, है ना। तो हम लोग कहाँ हैं? बिहार में, बीच में। तो गर्मी ठंडी दोनों का मज़ा लेते रहते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ जाइएगा तो आपको ठंडी का मज़ा उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। और यहाँ जाइएगा तो फिर गर्मी का मज़ा नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रही बात? तो ये स्थिति है। अब मज़ा गर्मी में आता है कि नहीं आता है तो आप ही बताएंगे, है ना। गर्मी में ठंडे पानी पीने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में, है कि नहीं। एसी में बैठने में मज़ा आता है क्या? सच में मज़ा आता है? क्या बात करते हैं, गर्मियों में मज़ा आता है। विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर तथा सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है। यहाँ पे विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है ये, इसलिए यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूर्य की ज़्यादा रोशनी नहीं पहुँच पाती है। इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा क्या रहता है? ठंडी रहती है, हमेशा ठंड रहती है ना। गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत हटता है, ठंडी के मौसम में तो बड़ा भयावह स्थिति हो जाती है यहाँ पे, है ना। यहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। जबकि बात करें जाड़े के ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत अगर आप जाइए दक्षिणी भाग, कहाँ पे? यहाँ पे केरल है। यहाँ पे कौन सा राज्य आपको? केरल है, और इधर तमिलनाडु है। इस राज्यों में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप भी अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं। जाड़े में जम्मू कश्मीर में एकदम गर्म कपड़ा और चादर में लिपटा हुआ रहता है। जबकि यहाँ पे जाड़े में आप देखेंगे वहीं केरल में यहाँ पे जो किसान लोग, यहाँ पे जो व्यक्ति लोग हैं वो लुंगी में रहते हैं। किसमें रहते हैं? अब बताओ कि जाड़े के मौसम में यहाँ पे ये लोग लुंगी में घूम रहा है और यहाँ पे एकदम बड़ कपड़े का कंबल लेकर घूम रहा है ना, गर्म कपड़ा पहन। तो वही बात है कि यहाँ पे गर्मी कम पड़ रही है, यहाँ पे ठंडी कम पड़ रही है, गर्मी तो पड़ ही रही है। नंगे बदन खेती करता है यहाँ पे लोग, है ना, ये हाल है।
अधिक अक्षांशीय विस्तार प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। अगर अधिक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन में कितना मिनट का 45 मिनट का अंतर होता है केरल में। जबकि लद्दाख में की राजधानी में जाएंगे तो सबसे छोटा और बड़ा दिन में 5 घंटे का अंतर होता है। क्या बात करते हैं भाई, कितने घंटे का? छोटा और बड़ा दिन, छोटा और बड़ा दिन में कितने 5 घंटे का अंतर होता है। जबकि यहाँ पे आएंगे तो आपको मात्र 45 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। कितना मिनट का? 45 मिनट का अंतर। छोटा और बड़ा दिन में यहाँ 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि यहाँ पे आपको 5 घंटे का अंतर मिलता है। कितना? 5 घंटे का, है कि नहीं? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत की में घड़ियाँ सभी जगह पर एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले उगता है। तो भारत में एक ही समय बताने का कारण है भारतीय मानक समय रेखा। और यह जो है कह सकते हो कि जो पूरे वर्ल्ड की जो समय रेखा है उनसे 5.5 घंटा आगे है हमारा भारतीय मानक समय रेखा। कितना घंटा? 5.5 घंटा। इसीलिए अगर ग्रीनविच मतलब टाइम जोन में अगर वहाँ पे 12 बज रहा होगा तो हमारे घड़ी में कितना बज रहा होगा? 5:30 बजे पहले हम लोग जो है ना आगे निकल जाएंगे, हम लोग आगे निकल जाते हैं। ये बात याद रखना। तो मिला जुला करके अभी हम लोग जो है ना 2-3 पेज इसका पढ़ चुके हैं। आगे की और अगले दिन क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना? तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।